नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 2017 में मैंने 15 साइड एशियन चैम्पियनशिप खेला था, जो हुआ था सिंगापुर में। कभी आपको ऐसा लगा कि ये वाला जो गेम है ये इस पे जो बॉयज़ माइंडसेट ज़्यादा डोमिनेट करता है? दिल्ली हरिकेन्स क्लब है दिल्ली का, जो इंडिया का भी सबसे टॉप। एक्चुअली रग्बी की जर्नी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं रही थी। फैमिली का सपोर्ट भी ना के बराबर था, ऐसा था, क्योंकि फैमिली को लगता था ये रग्बी गेम, हर किसी को ये पता था रग्बी गेम मतलब मार धाड़। कि बॉल की शेप ऐसी क्यों है? वो नेशनल एंथम हम सुनते हैं ना, जब वो चलता है तो माइंड में बस यही होता है। उस टाइम पे ऐसा रोना सा आ जाता है कि नहीं, हमें किसी भी हाल में मैच जीतना है, अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील कराना है, मेडल लेके आना है। आज हम बात करते हैं रग्बी प्लेयर मिस ज्योति चौधरी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज एक ऐसी प्लेयर के साथ बैठी हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके का स्पोर्ट खेलकर हमारे कंट्री के लिए काफ़ी अचीवमेंट लिए और काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं जो कि इस गेम को अपना करियर बनाने के लिए सोच रही हैं, और वो काफ़ी उनको डाउट्स भी होते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके का गेम है। मुझे लगता है कि आज आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। और थैंक यू सो मच ज्योति, आपने टाइम दिया आज। शुरुआत करते हैं हम आपकी जर्नी से। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी एज ए रग्बी प्लेयर कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली स्टार्टिंग मेरी जर्नी की एक छोटे से ड्रीम से था कि मुझे खेलना है। स्कूल टाइम से ही मेरे को ये था कि मुझे खेलना है। मुझे नहीं पता था मुझे क्या खेलना है, बट ये था कि मुझे खेलना है। तो मुझे नहीं पता था कि स्टेट लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल क्या होता है, या इंटरनेशनल लेवल क्या होता है, बट एक जुनून था कि बस खेलना है। तो धीरे धीरे स्कूल में मैंने गेम स्टार्ट किया। स्कूल से कुछ गेम्स में इंडिविजुअल गेम करती थी, एथलेटिक्स। उससे फिर काफ़ी सारे नेशनल भी खेला, स्टेट लेवल भी खेले। फिर कॉलेज में आई। कॉलेज में हमें पता चला रग्बी के बारे में। एक हमारे सीनियर थे, तो उनके थ्रू हमें पता चला रग्बी होता क्या है। हम लोग जस्ट ऐसे नॉर्मली कॉलेज में बैठे थे, तो हमारे सीनियर आई। वो बोलने लगे कि तुम्हें एक रग्बी की वर्कशॉप है, एक नया गेम है, तो तुम लोग चलोगे? तो हम नए नए थे, तो हमने कहा यस मैम चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो हमने वर्कशॉप में गए, अटेंड किया। तो हमने भी फर्स्ट टाइम हमने देखा कि रग्बी है क्या, रग्बी की बॉल होती ही क्या है। तो ये सब चीज़ें देखा। तो वहाँ पे कुछ ड्रिल्स कराई, रूल्स रेगुलेशंस बताए कि इस बॉल के साथ खेला कैसे जाता है, कि हम सिर्फ बॉल देख रहे थे कि ये कैसी बॉल है, इसको करेंगे क्या, ऐसा था। तो धीरे धीरे उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बताए, सब वर्कशॉप में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो ट्राई करते हैं। बस उसी के थ्रू बस गए, ग्राउंड पे गए, बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे दिल्ली हरिकेन्स क्लब है दिल्ली का, जो इंडिया का भी सबसे टॉप क्लब है। तो बोला गया कि आप आओ हमारे क्लब में, ट्रेनिंग करो, और ऐसे ऐसे इसका गेम भी होता है, टूर्नामेंट्स भी होता है, तो खेलो। तो हम धीरे धीरे ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया, खेलना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की। तो इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर लगा कि चलो यार इसी में अपना करियर बनाते हैं, या इसी को, क्योंकि एक तरह से मतलब ना पैशन है, तो खेलने का वो आ गया, एक चैलेंज आ गया कि भाई इस गेम को खेलना है। तो उससे धीरे धीरे शुरुआत हुई। शुरुआत से कई एक टूर्नामेंट खेला, उससे और इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे धीरे उधर से जर्नी रग्बी की स्टार्ट हो गई। ओके, नाइस। तो जैसे आपने बताया कि रग्बी अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का गेम है और अभी बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो ये और स्पोर्ट्स जैसे कि एक बॉल के थ्रू ये खेला जाता है, और नॉर्मली हमें पता है फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल से कितना डिफरेंट है? मतलब इसमें जैसे फुटबॉल में मेनली क्या होता है कि हमारे लेग्स यूज़ होते हैं, और तो रग्बी में मतलब आप थोड़ा सा बताइए कि रग्बी खेला कैसे जाता है और इसकी बॉल की शेप ऐसी क्यों है? इसके पीछे भी शायद कोई रीज़न होगा। एक्चुअली जैसे फुटबॉल में आप कह रहे हो पैर से खेला जाता है, लेकिन रग्बी एक ऐसा गेम है, वो पैर से भी खेला जाता है, आपके हाथ से भी खेला जाता है। इसमें आपके ओवरऑल कंपोनेंट यूज होते हैं, आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, सब। इसमें दो टीम्स अपोनेंट होती है, दो टीम्स होती है, आपस में खेलती हैं, और अपोनेंट टीम के जो ट्राई लाइन है उस पर ट्राई करने का ट्राई करती है। रग्बी एक ऐसा गेम है जिसमें बैक पास चलता है। मतलब आप आगे पास नहीं कर सकते, आप बैक पास करके फॉरवर्ड
चल सकते हैं। तो रग्बी में ये है बेसिकली, और दूसरा इसमें किक भी चलता है, पासिंग भी चलती है और टैकलिंग भी होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं। तो रग्बी, मेरे को लगता है कि रग्बी एक ऐसा गेम है जहाँ पे मल्टीपल स्किल्स होती है, मल्टीपल कंपोनेंट यूज होते हैं हमारी बॉडी के। तो रग्बी में बेसिकली यही होता है कि दो तरह का रग्बी का गेम होता है। एक है 7 अ साइड और एक होता है 15 अ साइड। 7 अ साइड में क्या होता है कि 7 प्लेयर 2 टीम्स में खेल सकते हैं, और 15 अ साइड में क्या होता है 15 प्लेयर्स ईच टीम होते हैं। तो बैक, यही है कि बैक पास आपको करना है और फ्रंट फुट जाना है, ठीक है। टैकलिंग भी होता है कि अगर आप बॉल लेके जा रहे हैं तो सामने अपोनेंट आपको टैकल कर सकता है, बट टैकल का भी रूल है। ये नहीं कि आपको कहीं भी कर दिया, आपके हिप से नीचे ही वो आपको टैकल कर सकता है। और अपोनेंट टीम के पास जाके अपना एक ट्राई जोन होता है, उस पे जाके ट्राई करना होता है। ओके, तो नाइस। तो इसकी बॉल की शेप के पीछे भी कोई रीज़न है या मतलब ऐसे ही ये बनाया हुआ है? नहीं, एक्चुअली शेप के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आप जब बैक पास करते हो, इसमें क्या था स्पिन पास चलता है, ठीक है। तो स्पिन करना है आपको, 15 मीटर तक आपको अपनी बॉल को पहुंचाना है। तो अगर गोल बॉल होगी या फिर अदर शेप में होगी तो वो स्पिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको फ्रंट में नहीं पास करना है, आपको बैक पास करना है। तो अपने प्लेयर को अगर बैक पास करना है और ज्यादा दूर तक पहुंचाना है तो स्पिन पास चलता है, इसलिए इसका शेप ही ओवल होता है। ओके, मैं अभी जब देखती थी ना कई बार ये गेम, तो मैं बहुत सोचती थी कि इसका ये शेप ऐसा क्यों है। तो आज बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया। तो जैसे मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हमारे जो देश है इसमें रग्बी को बड़ा मतलब इतना नोन नहीं है और ये बहुत ही अलग तरह का स्पोर्ट माना जाता है। तो आपकी जो फैमिली का कैसे इसमें सपोर्ट रहा, या मतलब कैसे आपने इसको अपने पैशन के तौर पे आगे ले जाने की जर्नी स्टार्ट की? एक्चुअली रग्बी की जर्नी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं रही थी। फैमिली का सपोर्ट भी ना के बराबर था, ऐसा था। क्योंकि फैमिली को लगता था ये रग्बी गेम, हर किसी को ये पता था रग्बी गेम मतलब मार धाड़, ऐसा था। अच्छा। कि मार धाड़ है, इसमें चोट लग जाएगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब फैमिली को बताया कि ऐसे मैं रग्बी स्टार्ट कर रही हूँ, तो घर वालों को नहीं पता था रग्बी क्या है, बस इतना पता था रग्बी वो गेम होता है जिसमें एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा था उनके माइंड सेट था। मैंने कहा पापा वो वैसा वाला गेम नहीं है, अब बहुत ईजी है, मतलब सेफ गेम है। ऐसा नहीं है कि उनको ये डर था कि किसी ने टैकल मार दिया तो क्या होगा, एज अ गर्ल इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए वो डरते थे, तो उसकी वजह से वो क्या करते थे, मना ही करते थे कि कोई और गेम चुन ले, रग्बी ही क्यों। तो बट मैंने ये कहा पापा मेरा इंटरेस्ट ही रग्बी में है और मैं इसी में जाके अपना आगे करियर बनाना चाहती हूँ। तो घर वालों ने थोड़ा सा अवॉइड किया, बट मैं अपने डिसीजन पे अड़ी रही कि नहीं मेरे को खेलना है तो रग्बी ही खेलना है। तो धीरे धीरे मैंने उसमें ही वर्क किया, प्रैक्टिस की और कुछ अचीवमेंट्स अचीव की। तो जब पेरेंट्स को लगा कि चलो मतलब हार्ड वर्क कर रही है और इसको रग्बी ही खेलना है अब, और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी मिलने लगी, फिर धीरे धीरे फैमिली ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ओके, नाइस। जैसे अभी आपने बात की अचीवमेंट्स मिलने लगे, तो पहला अचीवमेंट कौन सा था आपका? अगर देखा जाए, मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो 2017 में मैंने 15 साइड एशियन चैम्पियनशिप खेला था, जो हुआ था सिंगापुर में। तो फर्स्ट मेरा वही था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था इंटरनेशनली, और उसमें हमारी टीम 3rd प्लेस भी लेके आई थी। और ये फर्स्ट टाइम था, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की थी कि फर्स्ट टाइम 15 साइड में टीम इंडिया वुमेन्स टीम 3rd प्लेस लेके आई है। ग्रेट। तो वो बहुत अच्छा अचीवमेंट था। बहुत बढ़िया, मतलब अपने आप में मतलब एक कितना सोचकर अच्छा लगता है कि एक ऐसा गेम जो कि हमारे देश में बहुत प्रचलित भी नहीं है, और उसकी आई थिंक ट्रेनिंग भी मेरे ख्याल से उस स्तर पे नहीं होती शायद हमारे देश में जिस स्तर पे बाहर होती है। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल खेल के एक ऐसा एक मुकाम लेना और दूसरों के लिए मतलब एक, मैं तो कहूँगी इतना इससे अच्छा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। थैंक यू। और थैंक यू सो मच ज्योति। मैं पर्सनली आपको बहुत थैंक बोलूँगी कि मतलब आपने इतने अच्छे अचीवमेंट और वो भी हमारे देश के लिए किया। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। जैसे ज्योति जी आपने बोला कि जैसे बाहर अधिकतर देखा जाता है ना, जैसे हमने भी कभी टीवी पे देखा, तो रग्बी की जो एक गेम होता है ना, ये जो रग्बी की टीम होती है ना, मेनली बॉयज़ वाली होती है। और
आपने खेला एक गर्ल्स वाली टीम में, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये वाला जो गेम है ये इस पे जो बॉयज़ माइंडसेट ज़्यादा डोमिनेट करता है, ऐसा कभी आपको लगा नहीं कि एक्चुअली गर्ल्स के लिए थोड़ा सा इसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रगल है और बॉयज़ के लिए इसमें थोड़ा सा इजी है, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं एक्चुअली ऐसा कभी फील नहीं हुआ फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हम मुश्किल से दिल्ली में, जैसे दिल्ली हरिकेन्स क्लब है दिल्ली का, और मे बी टॉप में है इंडिया में, तो हम जब वहाँ पे गए तो गर्ल्स टीम कम थी। गर्ल्स में हम 5 या 6 लड़कियां जाती थी, तो हमारी टीम तो कंप्लीट नहीं होती थी। तो हमें कभी ऐसा बायनेस्ड दिखा नहीं कभी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग ही स्टार्ट, जब से हमने रग्बी स्टार्ट किया ट्रेनिंग ही हमारे कोच ने बॉयज़ के साथ कराया। ओके। तो कभी हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जेंडर बायनेस्ड है या फिर जेंडर के उसके भेदभाव हो रहा है या कुछ ऐसा है, ऐसा कभी नहीं फील हुआ है। हम कंटिन्यू बॉयज़ के ही साथ ट्रेनिंग करते हैं, और कभी भी ऐसा कभी या कोचेस ने किया हो या फिर हम बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने ऐसा इवन हम लोगों को सपोर्ट ही किया है। कभी भी ऐसा नहीं किया कि तुम गर्ल्स हो तो तुम उधर जाओ, या ऐसे हमेशा मिलके ही ट्रेनिंग किया है। ओके। तो इसमें जैसे एक होता है ना कि एक फीमेल का एक फिजिकल स्ट्रेंथ का एक लिमिटेशन होता है, और तो उसमें ऐसा कोई आपको लगा कि कोई लिमिटेशन है ऐसी एज ए फीमेल रग्बी के लिए जो कि बॉयज़ के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, क्योंकि जो कंपोनेंट उनके यूज होने हैं वही कंपोनेंट हमें, बस इंटेंसिटी का थोड़ा सा वो होता है कि बॉयज़ का इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, तो उनसे थोड़ा सा फीमेल का वुमेन्स टीम का थोड़ा लो होता है। हाँ, बायोलॉजिकली इंटेंसिटी का थोड़ा फर्क है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। कि ये बताइए कि जैसे मैच खेलने के टाइम पे कोई ऐसा मोमेंट जो कि मतलब बहुत ही डेंजरस रहा हो आपके लिए, कि हाँ कोई फिजिकल आपको चोट लगी हो, या कोई ऐसा कि हाँ आपको लगा हो कि मेरे लिए अभी ठीक नहीं हुआ? एक्चुअली एक प्लेयर के लाइफ में इंजरी होता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो वही करियर बिगाड़ भी देता है, वही करियर बना भी देता है, तो ऐसा है। तो हाँ, एक टूर्नामेंट था हमारा उड़ीसा में, तो मुझको सेकंड मैच में ही चोट लग गई थी, नी में इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम मेरे को लगा कि अब तो गया, अब सीधा सर्जरी होगा, अब कुछ नहीं होने वाला। तो उस टाइम से वो डर बैठ गया। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि मेरे इंजरी इतना हो गया था कि मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट नहीं खेल सकती थी, तो माइंड में आया कि यार अब क्या होगा, इंजरी हो चुकी है, गलती से सर्जरी हो गई तो फिर 1 साल पूरा गया, और कुछ भी हुआ या कुछ भी है तो आपको रिकवरी करना है, सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब वो टूर्नामेंट हुआ तब तक तो ये था कि इतना नहीं पता चल रहा था, पर बाद में फील हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, कि अब आगे का करियर कैसा रहेगा। तो वो सब डर रहता है कि कभी भी ग्राउंड पे इंजरी हो गई तो डर रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड है और कॉन्टैक्ट गेम है, तो कुछ भी है। तो एक टूर्नामेंट उड़ीसा के टाइम पे ही मेरे को फर्स्ट टाइम लगा था चोट, और वो ही था कि उसकी वजह से मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया, क्योंकि उसको रिकवरी करने में सब में, तो वहाँ पे थोड़ा डर लगा कि यार अब तो करियर गया। तो होता है कि हाँ, आप ग्राउंड पे हो या कभी इंजरी को लेके थोड़ा डर तो लगता ही है। ज्योति, आपने बताया कि आपको नी इंजरी हुई, उसके बाद फिर आपने 1 साल का गैप लिया। उस टाइम पे आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको लगा कि मेरे करियर का क्या होगा, या मेरी नी की सर्जरी हो गई, ये ठीक नहीं हो पाया तो क्या होगा? उस टाइम अपने दिमाग को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग रखा? हाँ, एक्चुअली जब मेरे को इंजरी हुआ, एक इंजरी ऐसा है कि आपको वो फिजिकली ही इंजरी नहीं है, वो आपको मेंटली भी परेशान करती है। तो मेरे माइंड में बस यही था कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स भी ये होता था कि अगर इंजरी हो गई क्यों लिया गेम, छोड़ दो गेम, ऐसा होता था। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी कि अब क्या होगा आगे, मेरे को तो खेलना है और ऐसे इंजरी के साथ तो नहीं खेल सकते। तो जब इंजरी होता है तो आपका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारी चीज़ों को सोच के, आपका करियर सोच के, आपका फैमिली सपोर्ट सोच के, क्योंकि इंजरी को रिकवर करना बहुत टफ होता है। और तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, आपका फैमिली सपोर्ट, ये सब चीज़, आपको नॉलेज होना कि उसको रिकवर कैसे करना है, एक अच्छा गाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मेरे को इंजरी हुआ तो मैं हमारे
फिटनेस कोच है शिखर सर, तो उनके पास मैं गई क्योंकि उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि मैंने कहा सर अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बहुत कामली समझाया कि पेशेंस रखो, इंजरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसमें पेशेंस रखना होगा। तो वो मेरे को बहुत गाइड करते थे इंजरी को लेकर, और टचवुड उनकी ही बदौलत आज मैं फिर से खेल पा रही हूँ, मेरे को सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो समझाते रहते थे मतलब कि मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि आपको पेशेंस रखना है, सबसे बड़ा ज़रूरी है इंजरी में आपको पेशेंस रखना और अच्छे से रिहैब करना। अगर आपने ये 2 चीज़ कर लिया तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो वो पेशेंस मैंने रखा बहुत इजीली। कभी कभी होता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं सर से डिस्कस करती थी, सर हमेशा ये होता कि हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखो, मेंटली स्ट्रांग रहो। तो धीरे अरे उसी पेस पे मैं चलती रही, अपने आप में पेशेंस रखा, अच्छे से रिहैब करा, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा और धीरे धीरे मैंने रिकवर करा। हाँ मतलब बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई भी इंजरी हो जाए, आपको फिजिकल कोई इंजरी हो जाए या लाइफ में और किसी तरह की इंजरी हो जाए, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो उस दौरान तो आपको बहुत पेन होता है, पर ठीक है आप मेहनत करते हैं, आप होप रखते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट अच्छा ही आता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो मैं पेशेंस नहीं रखती या मेंटली मैं सेट नहीं होती कि नहीं कोई नहीं नेक्स्ट टूर्नामेंट खेल लेती हूँ बाद में, क्या पता मे बी मेरे को सर्जरी तक जाना पड़ जाता। बिल्कुल। तो होता, तो वहीं पे ही मेन है कि आप अपने माइंड को कितना सेटअप कर रहे हैं कि आप एक टूर्नामेंट छोड़ दो, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है ना, आप एक टूर्नामेंट छोड़ दो और आगे के 10 खेलो। बिल्कुल। वो नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप आगे एक टूर्नामेंट खेलो और आगे के 10 छोड़ दो। वो चीज़ सेटअप सर ने माइंड में किया कि नहीं अभी तुम रिकवर करो और ये सब चीज़ें देखो, अब उसको आराम से करो, आगे के टूर्नामेंट तुम अच्छे से खेल पाओगे। तो वो माइंड में सेट रहा कि ठीक है मैं 1 साल ड्रॉप करती हूँ, आगे और टूर्नामेंट खेलना है, तो उसकी बदौलत मैं बहुत अच्छे से अब खेल पा रही हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी में एक ठहराव लाना या एक ब्रेक लेना ऐसा नहीं होता कि कुछ उसमें गड़बड़ी होता है, वो आगे आने वाले टाइम के लिए भी बेहतर होता है। कि जैसे एक बड़ा अच्छा स्लोगन है कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो 4 कदम आगे छलांग लगाने के लिए लेता है। तो हमेशा ही ज़िंदगी में अगर कभी लगता है ना कि हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं या हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसका ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हो ना। हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी, भगवान आपको एक सभी कुछ आपको दे रहा है और आप एक बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। बताइए कि रग्बी ने जैसे आपकी पर्सनालिटी में और कॉन्फिडेंस में क्या क्या बदलाव मतलब आपने फील किया कि रग्बी के बाद हुआ ये सब? एक्चुअली अगर रग्बी की बात करें तो रग्बी में जब से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला कि मेरे को सेल्फ बिलीव, कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना ही मैंने रग्बी से सीखा है। डिफरेंट टाइप सिचुएशंस में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन पे काम करना, स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रखना, ये सब मैंने रग्बी से ही सीखा है। ओके तो जैसे रग्बी में आपने बोला कि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से टोटली टीम वर्क होता है। यस। तो ज्योति ये बताइए कि मतलब हमारे देश में रग्बी को लेकर इतनी अवेयरनेस कम क्यों है, जबकि बाहर जो देशों में काफ़ी अच्छे लेवल पे खेला जाता है, मतलब भले ही वो एक फीमेल टीम है या एक मेल टीम है, तो हमारे देश में इसका कम अवेयरनेस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि अभी आप देखो ना, कोई भी आप स्पोर्ट चैनल लगा के देखोगे तो आपको क्रिकेट हमेशा ही दिखाई देगा, आपको और कुछ कुछ गेम्स दिखाई देंगे, बट रग्बी नहीं दिखाई देता। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली मेन है, आप रग्बी स्टार्टिंग में मेन होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। रग्बी उस टाइम पे प्रमोशन इतना नहीं हो रहा था, जब हमने स्टार्ट किया था तो इतना प्रमोशन नहीं था रग्बी का। और आपको भी पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग गेम क्रिकेट है। क्रिकेट, राइट। तो उसकी वजह से बाकी गेम्स को वैल्यू थोड़ा कम मिलता है, ये तो फैक्ट है। बट रग्बी स्टार्टिंग में हाँ मैं बोल सकती हूँ कि नहीं जानता था कोई भी, तो धीरे धीरे, बट अब ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, अब धीरे धीरे हमारा रग्बी टीम भी डेवलप कर रहा है, काफ़ी सारी जगह टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है। तो मेन बात होता है कि आप अवेयरनेस में आप बोलेंगे कि नॉलेज कैसे, अब आपका सपोर्ट,
आपको सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही है, आपके पास फंड्स है या नहीं है। तो पहले था कि रग्बी को कोई नहीं जानता था या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा था इतना, बट अब अगर देखा जाए पहले की जर्नी और अब की जर्नी अगर रग्बी में देखा जाए, हम पूरे साल एक टूर्नामेंट का वेट करते थे। पर अब क्या होता है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, रग्बी इंडिया भी काफ़ी डेवलप कर रही है अदर कंट्रीज़ के साथ भी कोलिब्रेट करके। इवन अब जैसे IPL चलते हैं, इस तरह से रग्बी में भी RPL चल रहा है, रग्बी प्रीमियर लीग। अभी सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सीजन मुंबई में हुआ था, अभी जून में सेकंड सीजन हैदराबाद में हो रहा है। तो चीज़ें डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो रहा है, बट अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। नाइस। तो जैसे मतलब खैर आप तो इसी फील्ड में, आपको ज़्यादा जानकारी है, तो जैसे अगर कोई मतलब आप ही की तरह कि कोई लड़की है और वो सोच रही है कि मुझे रग्बी प्लेयर बनना है और अभी उसे कुछ पता नहीं है, मतलब उसके आसपास माहौल ही नहीं है, जैसे आपने बोला कि दिल्ली में बहुत अच्छे क्लब्स भी हैं और उसके पास कोई माहौल है ही नहीं, वो बहुत छोटे शहर से या बहुत छोटे से टाउन से हमारे देश के, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? हाँ, एक्चुअली अब क्या हो गया, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो रहा है। आप हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रग्बी स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे स्टार्ट नहीं है। इवन विलेजेस में भी जाके, रग्बी इंडिया का ये प्रोजेक्ट है कि आप उधर भी जाके बच्चों को कोचिंग्स दो। अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इन सब पे धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। इवन नॉट इन दिल्ली, सभी स्टेट में अब धीरे धीरे डेवलप है। जैसे आप बोल रहे बिहार, उड़ीसा, ये ऐसे जहाँ पे आप फैसिलिटीज आप सोचते हैं कि बहुत कम है, आज उनकी वुमेन्स की टीम टॉप की टीम है। ग्रेट। तो अब धीरे धीरे अगर किसी को भी रग्बी स्टार्ट करना है तो स्कूल लेवल से अब स्टार्ट हो चुका है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, हर एक स्टेट में क्लब्स हैं आपको, क्योंकि हर एक स्कूल की पूरी टीम नहीं होती है। तो क्लब्स है, जैसे हमारा दिल्ली हेरिकेन्स टीम क्लब है, दिल्ली हेरिकेन्स क्लब के अंदर स्कूल्स के बच्चे आते हैं, कॉलेजेस के भी आते हैं। तो हर एक मिक्स है सब, कि आपको कॉलेज जाओ या हर एक का ग्रुप बना हुआ है। स्कूल वाले बच्चों का अलग ग्रुप है, ओपन जो खेलते हैं उनका अलग ग्रुप है। तो ग्रुप है, आप ऐसा नहीं है कि आप आइए क्लब्स के साथ जुड़िए, वहाँ पे आप आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके। मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट लेवल का कोई भी क्लब है उसकी जानकारी लीजिए और वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए। ओके। मतलब आपका कहना है कि अब हर स्टेट में रग्बी के लिए क्लब रेडी हो गए, क्लब्स है, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, नाइस। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होगी शायद जो भी इसको जानना चाहे। तो जैसे अभी मैंने पूछा कि कोई लड़की है वो खेलना चाहती है, आपने ये तो बता दिया कि हाँ कैसे कैसे वो जा सकती है, कि स्कूल लेवल पे जाए, फिर वो स्टेट के अपने किसी क्लब के बारे में जाने। तो अब ये बताइए कि अगर उसके पेरेंट्स रोकते हैं, कि पेरेंट्स रोक रहे हैं कि नहीं जाना नहीं है, रग्बी छोड़ दो, कुछ और गेम ले लो आप जो लड़की के लिए ठीक होता है, तो आप उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, रग्बी बहुत टफ गेम है, ठीक है। उसमें आप यही नहीं है कि आप उसको एक रग्बी खिला रहे हैं, आप उसके डेली लाइफ के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। रग्बी आपको सिर्फ एक गेम खेलना नहीं सिखाती है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना भी सिखाती है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आप रग्बी में अपने बच्चे को डालें, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, डेली लाइफ में अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे हर एक चीज़ को स्ट्रांगली फेस करना है। तो रग्बी ये सब चीज़ें भी हमें डेली लाइफ के लिए सिखाती है। ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है रग्बी खेलने में, नहीं, आप बहुत इजी है, मतलब इजी है उसमें जाना और सरवाइव करना, अब मेरे ख्याल से इजी है। हाँ, बहुत सारे, अब मैं आपको जैसे बताया, हम जब खेलते थे तो कुछ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अब अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कॉलरशिप है, करियर्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, तो आप जा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप, कई बार पेरेंट्स का होता है कि हम क्यों भेजें, क्या है रग्बी में। तो हम अब प्राउडली कह सकते हैं रग्बी में बहुत चीज़ें चेंजेस हो चुकी है, आपको जॉब मिल रही है, आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही है। आपके लिए जैसे कैंप में आप जाते हो, इंडिया कैंप में पहले कोचेज होते थे, हम लोगों को नहीं पता था फिजियो क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो अब धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, टेक्निक आ रही हैं, तो
मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि उसको अपने बच्चे को ना रोके। अगर वो जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो उसको जाने दें। ओके, नाइस। देखो, अभी ये बात हो गई कि कोई प्लेयर बनना चाहता है, फिर हमने बात की कि पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें या पेरेंट्स कैसे अपना माइंड सेट रेडी करें। अब जैसे कि आप कोच भी हैं रग्बी की, तो एज ए कोच आप किसी प्लेयर में जैसे क्या मेन चीज़ आप देखते हैं कि हाँ ये प्लेयर है, ये मेरे पास आया है, इसको मुझे कोच करना है, तो इसमें ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि आगे मैं इसको अपनी टीम में सिलेक्ट कर लूँ? एक्चुअली सबसे पहले तो उसका फिजिक्स देखा जाता है, क्योंकि रग्बी में भी ऐसा नहीं, एक पोजीशंस होती है सबकी, अलग अलग पोजीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेयर अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग खेलता है। तो सबसे पहले हम उसके मोटर कंपोनेंट्स ही देखते हैं ओके। कि उसके मोटर कंपोनेंट्स क्या है, उसमें स्पीड कितना है, उसमें स्ट्रेंथ कितना है, और वो साइड स्टेप्स ले सकता है नहीं है। तो बेसिक इन्हीं के ऊपर पासिंग कैसा है, क्योंकि रग्बी में पासिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसका पासिंग का तरीका कैसा है, वो सब चीज़ें देख के हम उसमें आगे से डेवलप करते हैं और एज अ टीम में उसको रखते हैं। ओके, ये तो आपने बात की जैसे एक कोच जैसे एक फिजिकल लेवल पे हम चेक कर रहे हैं कि हाँ उसकी स्पीड कितनी है या उसके मोटर स्किल्स कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने पहले भी बात की थी कि एक प्लेयर के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक बेस्ट एक जो नीड होती है वो होती है माइंडसेट की। तो माइंडसेट कैसे आप चेक करते हो? एक्चुअली ये सब या आप क्रिएट करते हो एज ए कोच? हाँ, एक्चुअली एज अ कोच अगर हम क्रिएट करते हैं माइंडसेट, हर एक बच्चा डिफरेंट टाइप होता है, हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअली भी कैरेक्टर होता है। तो बेसिकली जब भी हम टीम प्लेयर को हमें लगता है कि हाँ ये प्लेयर अच्छा है, बट कई बार लगता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है अच्छा कि अभी ये माइंड इसका सेट नहीं है, मतलब यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस में वो एफर्ट नहीं डाल रहा जो उसका होना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं अपने पास, उससे पूछते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, चाहे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, फैमिली सपोर्ट हो सकता है, या पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसके साथ एज अ फ्रेंडली बात करते हैं, उसको के पूछते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्या रीज़न है, तो बताओ जिससे परफॉर्मेंस अच्छी है। तो उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने मन की बात को हमसे मतलब शेयर करे, ताकि आगे अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन करके अच्छे से उससे बात करके हम ये सब चीज़ें डील करते हैं। तो जैसे हमारे पास ना, आपने भी देखा होगा, बड़ा अजीब सा होता है कि कई बार जब इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, एक बड़ा अचीवमेंट होता है, तो पेरेंट्स या बच्चों के अंदर भी ना कई बार देखा देखी लगता है कि चलो अब क्रिकेटर बनना है, पेरेंट्स के अंदर भी लगता है हमें क्रिकेटर बनाना है। कई बार जैसे अभी पीछे एक चेस का हुआ था कि बहुत कम एज के एक उसने एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट लिया चेस में, तो ठीक है अब चेस क्लब ज्वाइन करा दो, अब ये वाला क्लब ज्वाइन करा दो। तो ऐसे माइंडसेट जब पेरेंट्स का होता है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि मतलब वो कैसे डील करें अपने बच्चों के लिए? मतलब कुछ बच्चों की तो इच्छा होती है और कुछ बच्चों की बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो वाले पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, क्योंकि यही होता है कि अगर अच्छा क्रिकेट में लेके आ रहे थे ना, क्रिकेट में इतना स्कोप है, तो उधर डाल देते हैं। वो अपने बच्चे से नहीं पूछेंगे कि बेटा तुझे कहाँ जाना है। जैसे एक बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जैवलिन में गोल्ड लेके आया, एथलेटिक्स को पहले कोई नहीं जानता था, इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन जैसे उसने मेडल ला के दिया तो चलो जैवलिन के लिए, जैसे अभी आपने बोला चेस के लिए। तो पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगी कि अपने बच्चे पे चीजें मत थोपो, आप थोपोगे तो क्या पता वो अपना वहाँ 100% ना दे पाए। आप क्रिकेट में थे लेकिन क्या पता वो बैडमिंटन में अच्छा हो। तो पेरेंट्स को ये कहूँगी, आप उसके ऊपर जबरदस्ती किसी चीज को डालो मत, उसको जहाँ इंटरेस्ट है उससे पूछो कि आपको किस गेम में इंटरेस्ट है, आप किस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पार्टिसिपेट कराए, ना कि सोशल मीडिया को देख के। बिल्कुल हाँ, मतलब आजकल क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया ने ही ज़्यादा कि किसी को हो सकता है कोई बच्चा भविष्य का बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, लेकिन
पेरेंट्स को चेस में डाल सकते हैं, चेस वाला अगर उसका है तो उसको उसमें डाल देते। कम से कम एक बार बच्चों को एक दिखाना चाहिए कि हाँ एक सिलेक्टिव तो होना चाहिए ना बच्चों के लिए। बच्चों को ये माइंडसेट आई थिंक पेरेंट्स को ना बच्चों को बोलना चाहिए कि उनका रेडी किया जाए। हाँ, उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, पहले उनका इंटरेस्ट जाने, उसके बाद अपना डिसीजन दे। मे बी अगर मेरे पेरेंट्स की सुनती, मैं अपना पैशन को फॉलो नहीं करती, तो क्या पता मैं भी इस लेवल पे नहीं खेल पाती, या मैं भी आपके सामने ना बैठी होती। तो मैं अपनी चीजों पे स्ट्रिक्ट रही कि मुझे खेलना है तो रग्बी खेलना है और कोई गेम नहीं खेलना, तो शायद मैं इतनी अचीवमेंट अचीव कर पाई हूँ। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी, आप बच्चों पे चीज़ें मत थोपे, आप उसका इंटरेस्ट जाने कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कोचिंग दिलाएं। बिल्कुल। और देखिए सोशल मीडिया में तो जो चाहे चलता है, लेकिन हम लोगों ने भी जो पर्सनली महसूस किया ना, जिन लोगों में अपना पैशन था, जिन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, उसमें चाहे सचिन तेंदुलकर हैं, उसमें चाहे विराट कोहली हैं, इसमें कोई भी चेस के हैं, इसमें जैसे आप भी रग्बी का है कि आपको एक जिद थी कि जहाँ एक जिद होती है बच्चे के अंदर, कामयाबी वहीं मिलती है। आप बच्चों को रास्ता दिखाएंगे कि ठीक है ये वाला करो, तो मेरे ख्याल से नहीं होता। तो वो जिद और वो पैशन बच्चे में स्टार्टिंग से ही दिखाई देता है जी, तो उसी को बढ़ावा देना चाहिए पेरेंट्स को। ने कौन कौन सी इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो टीम है, मतलब किन किन के साथ आपने खेला है? हाँ, हम जब 15 खेलने गए थे टूर्नामेंट्स, सिंगापुर हो गई, फिलीपींस हो गई, तो इन सब टीमों के साथ मतलब खेला है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी उसके साथ रहा आपका टीम के साथ? हाँ, बेस्ट एक्सपीरियंस सिंगापुर टीम के साथ रहा, क्योंकि मैंने उनमें देखा, मतलब वो क्या है कि जैसे हम लोग प्रेशर लेके खेलते हैं कि हमें लेके आना है, मेडल लेके आना है, अपनी कंट्री के खेलना है, होता है उनको भी है कि भाई अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आना है, बट वो क्या करते हैं, वो इंजॉय करके खेलते हैं गेम को, ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके खेलते हैं। वो रग्बी को मतलब एक तरह से रहता है कि लाइफ होता है ना कि आप बिना टेंशन के, बिना फ्रीली होके खेलते हैं, तो उनका वो चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वो फ्रीली होके खेलते हैं, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि हमें जीतना है, हारना, जीतना सबको ही होता है, बट वो इतना उसको ये नहीं होता है। हमेशा जैसे मेरे 1-2 प्लेयर से भी बात हुई, तो वो यही बोलते हैं कि जब आप फील्ड पे उतरते हैं, आप ये देख के मत जाइए कि हमें जीतना है, आप उस गेम को खेलो, आप उसको एंजॉय करके खेलो। जितना आप एंजॉय करके खेलोगे उसको, उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो बाहर की टीम के साथ जब हम खेलते हैं तो क्या होता है कि हमें नई स्किल्स का पता चलता है, हमें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, उनसे काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप बाहर जाके ये सब चीज़ें सीखते हैं दूसरी टीम के साथ। जैसे आपने बोला कि आपका जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल टीम के साथ खेलने का, आपने वहाँ से ही सीखा कि वो लोग बहुत ही फ्री माइंडसेट से खेलते हैं, और आपने जैसे बोला कि हमारी टीम बड़ा स्ट्रेस लेके या इस प्रेशर में कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक उनकी कोचिंग का एक मतलब उनकी कोचिंग का इम्पैक्ट है, या हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल या ऐसा कोई हमारे यहाँ मतलब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और पार्ट ऑफ कोचिंग का ऐसा इम्पैक्ट है कि हम लोग अंडर प्रेशर खेलते हैं कि नहीं अब तो लाना है, ये मेडल लाना है या ये वाला हमें ट्रॉफी लानी है, तो ऐसा क्यों आपको लगता है? मतलब एक्चुअली हम लोग क्या होता है कि इंडिया से हम लोग इमोशनली ज़्यादा खेलते हैं। हम लोगों के इमोशंस होता है कि हमें अपने कंट्री को प्राउड फील कराना है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो उस हिसाब से हमारे माइंड में जब वो नेशनल एंथम हम सुनते हैं ना, जब वो चलता है तो माइंड में बस यही होता है, उस टाइम पे ऐसा रोना सा आ जाता है कि नहीं, हमें किसी भी हाल में मैच जीतना है, अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील कराना है, मेडल लेके आना है। तो वो प्रेशर रहता है कि एक तो रग्बी, क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि हमें जितना हम मेडल्स आएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, उतना ही रग्बी डेवलप करेगा। तो बहुत प्रेशर होता है कि मेडल भी आना है, हमें अब रग्बी को क्या आगे इंडिया में डेवलप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, रग्बी उतना ही आगे जाके इंडिया में पता चलेगा कि हाँ, रग्बी भी कोई गेम है। तो वो सब चीज़ों का प्रेशर रहता है हमेशा।
तो उन चीज़ों को, सिचुएशंस को लेके थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज होते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। हमारे माइंड में सेट होता है वो सब चीज़ें, बट अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने बोला कि जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं और हमारा जो नेशनल एंथम हमारे दिमाग में घूमता है, तो उस टाइम मतलब आपको क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं, ज्योति चौधरी जो अचीवमेंट ले रही है वो सिर्फ ज्योति के लिए है, या सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे देश के लिए है? मतलब हम जो देखते हैं ना जैसे मूवीज़ में या उसमें, मतलब वो जो एक क्षण होता है वो आपने जिया हो तो वो वाला एक्सप्लेन कीजिए कि वो वाला पल कैसा होता है। एक्चुअली जब हम फील्ड पे उतरते हैं तो हम इंडिविजुअली नहीं उतरते, हम ये सोच के नहीं उतरते हैं कि ज्योति चौधरी को ही ट्राई करना है, ज्योति चौधरी को ही हाई स्कोर करना है, या फिर मैं ही बॉल लेके आगे जाऊंगी। जब हम फील्ड पे उतरते हैं हम इसी माइंडसेट से उतरते हैं, हमें अपना टीम के साथ मिलके बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराना है। और हम जब तक ग्राउंड पे हैं, हम एज अ टीम उतरे हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलके एंड तक हम फाइट करते रहेंगे, एंड तक हम खेलेंगे। बस यही माइंडसेट रहता है। Okay. और कई बार ऐसा भी होता होगा कि एक डाउन हो रहा है तो मुझे उसे सपोर्ट करना है अपनी टीम वर्क के लिए, तो कई बार ऐसा भी मोमेंट आता होगा। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार मैचेस ऐसे हो जाते हैं कि टफ सिचुएशन में है, फंस गया, तो कई बार कुछ का माइंडसेट होता है कि अरे अब क्या होगा सब। तो उस टाइम पे हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गेम चेंज नहीं हो सकता, तो एंड टाइम पे भी गेम चेंज हो सकता है। तो एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स इस मतलब रग्बी को बहुत पसंद नहीं करते थे, तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स भी पसंद नहीं करते और आसपास की सोसाइटी में जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं ना, कई बार वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना कि जिससे हमारे पेरेंट्स का भी मोरल डाउन होता है, दूसरा क्या होता है ना हमारे भी कई बार मोरल डाउन हो जाता है। तो और जाहिर सी बात है आपके साथ भी आया ही आया होगा, तो तब ऐसे क्षण आए तो आपने अपने आप को कैसे मतलब बैलेंस किया अपने माइंडसेट को कि नहीं मुझे यहाँ से भी ऐसे मेंटली हिट मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स भी परेशान हैं, और तो अब मैं कैसे करूँ? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हमारे देश में ना स्पोर्ट्स में इसलिए चुपचाप बैठ जाती हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स को लोग सुनाएंगे या लोग जब मुझे कहेंगे तो फिर मैं इसको कैसे लूँगी। तो बहुत सारी लड़कियों के अंदर ना एक मेंटली ब्लॉकेज बना हुआ है, तो आपने इस बैरियर को कैसे ब्रेक किया वो आप बताइए। एक्चुअली सबसे पहले तो कि मेरे ऊपर डिपेंड है कि अगर मेरे को इस तरह से मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, चाहे सोसाइटी का या पेरेंट्स का, मैं उसको कैसे हैंडल कर रही हूँ। तो बहुत बार होता था कि पेरेंट्स को, मतलब अगर पेरेंट्स बोलना भी नहीं चाह रहे तो आसपास के लोग बोलते थे अरे इसमें तो कोई जॉब भी नहीं है, कोई करियर भी नहीं है, क्यों खिला रहे हो, मतलब इस तरह से कमेंट होते थे। या कभी प्रैक्टिस से लेट हो गए तो मेरे इतना प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को नहीं होता होगा जितना बाहर वाले बोल बोल के उसको प्रॉब्लम को बढ़ा देते थे। तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार पेरेंट्स भी बोल देते थे कि क्यों ही कर रहे हो, छोड़ दो, क्या है इसमें, क्या मिलेगा, मतलब इस तरह से कमेंट होते थे। बट मेरा पैशन था रग्बी। मैंने कभी ना सोसाइटी की सुना ना पेरेंट्स का, रिस्पेक्ट हमेशा किया। बट जहाँ मेरे को पता है कि मेरा करियर है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। करियर नहीं है, नहीं है, मैंने करियर सोच के मैंने कभी रग्बी खेला ही नहीं। पैशन बना मेरा रग्बी, इसलिए मैंने उसको चुना। तो धीरे धीरे चीजें थी कि कभी वो बोलते थे कि छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो या कोई और गेम करो, इससे क्या मिल रहा है, मतलब ऐसे कमेंट्स होते थे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हो जाती थी डिमोटिवेट कि यार बाहर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है। बट फिर मैं अपने आप को संभालती थी कि बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी चीज़ कंटिन्यू रखनी है। जब आएगा समय तो जवाब भी मिलेगा, मिल जाएगा, बिल्कुल। तो उसी चीज़ पे मैं चलते रही। आज मैं हूँ सक्सेस, अच्छा खासा जॉब कर रही हूँ, रग्बी में मैंने अच्छा करियर भी बनाया है। आज मुझे रग्बी के थ्रू ही सब जान रहे हैं। और ऐसे लोग जो बोलते थे कि क्यों ही रग्बी में डाला, जब देखा कि भाई इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, तो आज वही लोग आके पापा घर के पास या पेरेंट्स के पास आके बात करते हैं। या पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम, जब मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट टाइम मेडल लेके आए,
तो हम एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो उस टाइम पे पापा थोड़ा सपोर्ट कम था कि ठीक है जा रहे, मतलब कभी ना भी नहीं किया, कभी हाँ भी नहीं किया, मतलब ऐसा था। तो एयरपोर्ट पे हम लोग मैच खेल के आए, मेडल ले आए, हम एयरपोर्ट पे बैठे थे। उस टाइम पे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे और वाईफाई का तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे इंडिया आने के लिए। तो देखा वाईफाई से फ़ोन चलाया तो उसमें पापा का व्हाट्सएप पे एक वो आया होता, फ़ोटो आया होता, इमेजिन। तो उसमें था कि मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हम लोगों का टीम का पूरा फोटो आया हुआ था कि मतलब रग्बी में वुमेन्स टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया और ये सब। तो वो आया, तो उस टाइम बहुत मैं इमोशनली हो गई कि मेरे पापा मेरे को भेज रहे हैं वो मैसेज कि चलो, अब उनको लग रहा है कि हाँ मतलब मेरी बेटी कुछ तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। हाँ, तो फिर कि हाँ अब कुछ कर रही है। उसके बाद ही धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ चीजें, तो वो इमोशनली होता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया इस सब चीजों के लिए, लोगों ने भी बहुत बोला, पर मैं अपनी चीज पे स्टेबल रही। और वो सब चीजें अगर मैं नहीं रहती तो मेरे को नहीं पता था मेरा करियर क्या होता। बिल्कुल। मैं इधर सोसाइटी की सुनती, पेरेंट्स की सुनती, तो मेरे को नहीं लगता कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो मैं अचीव कर पाती। तो यहाँ माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। आप अपने मेंटली फिजिकली अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखते हो हर एक सिचुएशन के लिए, तो वो बहुत डिपेंड करती है। तो मैं यही था कि सोसाइटी से तो मेरा कभी था ही नहीं कि वो क्या बोलते हैं, मेरे को फर्क पड़ता था पेरेंट्स से कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं। बट पेरेंट्स ने भी फिर वही था कि जब धीरे धीरे अचीवमेंट देखी कि भाई हाँ प्राउड फील कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी सम्मान समारोह हुआ तो पेरेंट्स को मैं लेके गई, तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी लाइक ऐसा। तो वहाँ पे लगा कि हाँ कि अब लोगों को जवाब मिल गए। तो ये चीज थी। बिल्कुल, मतलब देखो लोग वो कहते हैं ना कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आपको कोई काम करना है तो अगर आपको दिल से करना है तो फिर आप वो करोगे जी। फिर आपको कोई क्या कह रहा है आप नहीं सुनोगे। और पेरेंट्स का भी मेरे ख्याल से कई बार ना जो अपोज करते हैं ना कहीं वो इन्हीं लोगों की वजह से करते हैं। ऐसा नहीं अंदर से तो उनके दिल में होता है कि नहीं मेरा बच्चा चाह रहा है मैं इसको सपोर्ट तो करूं, बट वो पेरेंट्स सोचते नहीं मेरे बच्चे को ये कुछ ना बोल दे, मेरे बच्चे को वो कुछ ना बोल दे। तो कई बार ऐसा होता है। वही होता है कि अगर खेल रही है आगे जो अपॉर्चुनिटीज है उसका फ्यूचर क्या रहेगा, उन सब चीजों को लेके वरीड होते थे। तो थोड़ा सा उस चीज के लिए थोड़ा सा रहता था। बाकी ऐसा नहीं है कि कभी सपोर्ट नहीं किया है फाइनेंशियली या कुछ ऐसा, सपोर्ट हमेशा रहा है। बट थोड़ा करियर को लेके सबको लेके वो थोड़ा सा डरते थे कि क्या होगा आगे। बिल्कुल। ये था। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक टकराव होता है तो तभी चीजों में स्पार्क तो तभी होता है ना। हाँ, यही थोड़ा सा कह सकते हैं आप। हाँ, स्पार्क तो वही होता है ना जहाँ थोड़ा रगड़ होती है। बहुत ही अच्छा ज्योति। और आपका मतलब ऐसा कौन सा सपना है जो आप इंडियन वुमेन्स टीम के लिए, रग्बी के लिए देखना चाहते हो कि हाँ अब ऐसा हो? एक्चुअली हमारी जो रग्बी वुमेन्स टीम है पहले एशियन गेम में 10th या 11th रैंक पे आती थी, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हुआ। आज हमारी इंडियन टीम टॉप 5 में एशियन गेम के लिए सिलेक्टेड है। Great. तो और अभी आगे एशियन गेम के लिए भी अभी कंटिन्यू कैंप चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी जो वुमेन्स टीम है वो एशियन गेम में, अभी जो अपकमिंग एशियन गेम है उसमें मेडल लेके आए, आगे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक तक भी आगे बढ़े। बस यही। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। और हम तो हमारी जो बेस्ट विशेस हैं आपके साथ में हैं। और रग्बी की मतलब एक इतना बढ़िया एक मुकाम आप हासिल करो रग्बी में कि बहुत ही प्राउड हो हमारे देश को भी, और आप अच्छा कर भी रहे, आप प्राउड फील करा भी रहे हो देश को। थैंक यू। और थैंक यू सो मच ज्योति, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। और दूसरा मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे प्लेयर के साथ बैठी जिसने एक बहुत ही रेयर गेम में चैलेंज लेके सोसाइटी का चैलेंज लिया। पेरेंट्स का उन्होंने पेरेंट्स खुश नहीं थे, उसके बावजूद भी मतलब रग्बी में इतना अच्छा आपने किया। तो थैंक यू सो मच ज्योति। थैंक यू।